तो इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, लास्ट वीडियो से एक्सटेंड करेंगे और क्या बोलेंगे कि अगर प्राइस इज इक्वल टू अर्निंग इनटू पी रेशियो, तो लंबे समय में पी रेशियो आप अज्यूम कर लीजिए जिस पे आपने खरीदा वो एवरेज पे आ जाएगा। यानी कि अगर 15 लोअर साइड पे है, 30 हायर साइड पे है, तो एवरेज कितना है 22.5। तो मैं तो जब स्टॉक मार्केट में बाय करता हूं तो हमेशा क्या अज्यूम करता हूं कि मैं 22.5 पे ही बेच पाऊंगा, बस यही मेरा असम्पशन होता है। मैं कभी अज्यूम ही नहीं करता कि मैं 30 पे बेच पाऊंगा। बेच पाया तो ग्रेट, बट अगर नहीं भी बेच पाया तो अज्यूम क्या करते हैं 22.5। इसलिए हम कोशिश करते हैं जब हम स्टॉक मार्केट में बाय करें तो हमारा एवरेज एक्यूमुलेशन 22.5 या उससे कम हो, 22.5 या उससे कम हो। ये आगे वाली वीडियो में बताऊंगा कि जब आप एसआईपी करते हैं तो कैसे सर्टेन कर सकते हैं कि लंबे समय में आप जो एक्यूमुलेट कर रहे हैं आपका एक्यूमुलेशन निफ्टी का पी रेशियो 22.5 से क्या हो, कम। उसका एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। समझिए मैं हर महीने एसआईपी कर रहा हूं, 100 रुपीज या 500 रुपीज हर महीने डालते जा रहा हूं। तो कभी 12 की पी रेशियो पे भी बाय करूंगा, कभी 28 30 की पी रेशियो पे भी बाय करूंगा, तो ये अपने आप एवरेज हो जाएगा। लेकिन एवरेज होगा तो कहां पहुंच जाएगा 22.5। अब मैं चाहता हूं ये एवरेज 22.5 से कम हो, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, एक रूल सेट कर लीजिए। समझिए हमेशा 500 की पी रेशियो सेट 500 की पी रेशियो के हिसाब से बाय करते रहिए, करते रहिए। जिस भी महीने पी रेशियो लेस देन 20 हो, मतलब थोड़ी सी लोअर साइड में, लोएस्ट ना, थोड़ी सी लोअर साइड में, तो उस दिन आप पी रेशियो अपना इन्वेस्टमेंट जो भी कर रहे हैं 500 उसको डबल कर दीजिए, 1000 रुपीज से बाय कर लीजिए। तो क्या होगा, क्योंकि आपने लोअर लेवल पे जो भी आप अमाउंट बाय करते हैं उससे डबल बाय कर दिया है, तो आपकी एवरेज पी 20 के नीचे, क्योंकि ज्यादा बाय किया है तो थोड़ी सी एवरेज से कहां आ जाएगी, नीचे। फिर क्या करिए 18 के नीचे जब होता है तो ट्रिपल कर दीजिए। इससे क्या फायदा होगा कि लंबे समय में अगर इस ढंग से आप एसआईपी करते रहे और 20 और 18 पे थोड़ा सा ज्यादा उन महीनों में, एक ही बार उन महीनों में थोड़ा सा डबल या ट्रिपल कर दें, तो लंबे समय में आपका एवरेज एक्यूमुलेशन 22.5 से कम हो जाएगा। और सालों बाद जब भी आप 22.5 पे ही बेचें तो आपको क्या मिलेगा, कुछ ग्रोथ तो मिल जाएगा अर्निंग का से 15% और कुछ मिल जाएगा आपको सेंटीमेंट के बढ़ने का भी। तो आपका रिटर्न 2-3% अगर ज्यादा हो गया इंडेक्स से, यानी इंडेक्स की अर्निंग से भी ज्यादा 2% 3% ज्यादा, तो ये तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि अब तक आपको क्लियर है कि 2-3% ज्यादा लंबे समय में आपके लाइफ में एनॉर्मस वैल्यू क्रिएट कर देगा। मतलब थाउजेंड एंड करोड़ की बात हो जाएगी अगर हम वो कर सकते हैं तो। लेकिन क्वेश्चन ये है कि चलो अगर मैं ये अज्यूम कर भी लेता हूं कि ऑन एन एवरेज में 22.5 पे बेच पाऊंगा, कि कभी ज्यादा कभी कम, लेकिन मैं एवरेज पे ही बेच पाऊंगा, क्योंकि कभी ना कभी रिवर्जन टू मीन का कांसेप्ट होता है। इस कांसेप्ट को बोलते हैं रिवर्जन टू मीन, यानी कि अगर सेंटीमेंट कभी ज्यादा हो गया तो कभी ना कभी एवरेज आ ही जाएगा, और अगर बहुत लो हो गया तो कभी ना कभी ठीक हो ही जाएगा, एवरेज पे आ जाएगा। तो ये रिवर्जन टू मीन मान लेते हैं पी रेशियो में होगा। अब अगर पी रेशियो 22.5 पे खरीद के 22.5 पे बेचने वाले हैं तो क्वेश्चन ये रह जाता है कि जो भी मिलने वाला है वो किसकी वजह से मिलने वाला है, अर्निंग की वजह से मिलने वाला है। तो हम ये कैसे श्योर हो जाएं कि अर्निंग हर साल कितने परसेंट से बढ़ेगी, 15% पर एनम से बढ़ेगी। इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैक्रो इकोनॉमिक समझते हैं, मतलब जो सेंट्रल बैंक होते हैं वो इकोनॉमी के बारे में क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या क्या चल रहा होता है, ये सब समझने की कोशिश करते हैं। तो दो टाइप की कंट्रीज ले लीजिए। एक हो गई डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि से अमेरिका, जापान, इनको मान लेते हैं डेवलप्ड कंट्रीज। और दूसरा हो गई डेवलपिंग या पुअर कंट्रीज, जैसे समझिए इंडिया को मान लेते हैं, तो हम डेवलपिंग बोल सकते हैं। अगर आप क्योंकि हम इंडियन है तो कई बार पुअर बोलना अच्छा नहीं लगता, तो हम जनरली उसको डेवलपिंग बोल देते हैं। मतलब काफी पैरामीटर्स के हिसाब से हम काफी ज्यादा पुअर हैं। जब आपको ये बताया जाता है कि इंडिया की जीडीपी इतनी बढ़ गई, आई थिंक ये थोड़ा सा as someone who understands economics में इसको बाय नहीं करता। आपकी थर्ड, फोर्थ लार्जेस्ट, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी, सिक्स लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी, सेवंथ लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी जीडीपी टोटल नहीं देखनी चाहिए, आपको क्या देखना चाहिए, टोटल जीडीपी डिवाइडेड बाय पर कैपिटा। अगर आपकी और फ्रांस की जीडीपी नियरली सेम है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ्रांस जितने डेवलप है। आपको समझना चाहिए फ्रांस की पॉपुलेशन जितनी है, वो जितना उतनी छोटी सी पॉपुलेशन में जितना प्रोड्यूस करते हैं, उतना हम इतने करोड़ होकर सेम ही प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारी जो प्रोडक्शन है वो पर कैपिटा के हिसाब से बहुत कम है। मतलब एक आदमी जो प्रोड्यूस करता है उसकी वैल्यू बहुत कम है, तो एक आदमी जो सेल करता है उसकी वैल्यू बहुत कम है, तो एक आदमी जिसकी इनकम आती है वो भी बहुत कम है। तो मैं पर कैपिटा से चेक करूंगा, पर कैपिटा के हिसाब से हम काफी पुअर हैं। नथिंग कि मैं इसका मतलब ये नहीं बोल रहा कि मैं इंडिया क्रिटिसाइज कर रहा हूं, वैसे बोल रहा हूं ऐसा है। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि हमारा जब दुनिया में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ तो इंडिया बाहर रह गया, या इंडिया पहले क्लोज था अब ओपन हो रहा है तो आपको कैचअप कर रहा है। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बट मैं बस बोल रहा हूं मान लेते हैं इंडिया एक रिलेटिवली पुअर कंट्री है, तो एक हमने इंडिया ले लिया। अब डेवलप कंट्रीज के जो सेंट्रल बैंक होते हैं, डेवलप कंट्री के जो सेंट्रल बैंक होते हैं वो जनरली करते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग। अब ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। इन्फ्लेशन टारगेटिंग मतलब वहां के जो सेंट्रल बैंक होते हैं वो जनरली बोलते हैं हम चाहते हैं हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन 2% हो। हम ना 2 से ज्यादा चाहते हैं ना 2 से कम, तो ये इन्फ्लेशन को टारगेट करते हैं और अपने सारे स्टेप्स ऐसा लेते हैं कि जिससे इन्फ्लेशन 2% के आसपास है। तो डेवलप कंट्रीज जनरली ये बहुत कोशिश करती हैं कि वो इन्फ्लेशन को टारगेट करें, और अगर इन्फ्लेशन 2% से ऊपर चले जाए, 3% 4%, तो इसको नीचे लेके आए। कैसे लेके आते हैं एक बार सोचिए। अभी तक आपने जो कोर्स किया है उसके हिसाब से आपको शायद आइडिया होना चाहिए कि कैसे सेंट्रल बैंक करेंगे। तो क्या करेंगे सेंट्रल बैंक, अगर इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ रहा है तो इंटरेस्ट रेट सेंट्रल बैंक क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, क्योंकि बोरोइंग महंगी हो जाएगी तो कम लोग बोरो कर पाएंगे, कम सामान खरीद पाएंगे, तो डिमांड कम हो जाएगी तो इन्फ्लेशन भी नीचे आ जाएगा। उसी तरीके से अगर इन्फ्लेशन 2% से नीचे हो जाए, यानी 1% हो जाए, 0 हो जाए, अभी तो कुछ एरियाज में माइनस में भी जा रहा था इन्फ्लेशन, तो अगर माइनस हो जाए तो क्या होगा, जब कोविड वगैरह हुआ तो वो बोलेंगे अगर इन्फ्लेशन बहुत नीचे जा रहा है, ये डिफ्लेशन की प्रॉब्लम हो रही है, तो डिफ्लेशन से लड़ने के लिए वो इंटरेस्ट रेट नीचे करेंगे, लोन सस्ते हो जाएंगे, लोग ज्यादा बोरो करेंगे, डिमांड बढ़ जाएगी और इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा।
तो सेंट्रल बैंक क्या करती है वहां की, वो बोलती है हम इन्फ्लेशन टारगेटिंग करेंगे और हम चाहते हैं इन्फ्लेशन 2% हो, ना ज्यादा ना कम। अच्छा, अगर ज्यादा हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और कई बार अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उसको क्या बोल देते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन। जैसे अभी दुनिया को बहुत डर है कि इतने लंबे सालों में कोविड से पहले जब 2008 में यूएस हाउसिंग क्राइसिस हुआ, तब से इंटरेस्ट रेट्स अमेरिका जैसी कंट्री ने इकोनॉमी को पुश करने के लिए क्या कर दिया, क्योंकि डिमांड नहीं थी तो इंटरेस्ट रेट बहुत नीचे कर दिया, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बोरोइंग हो गई, बहुत ज्यादा डिमांड क्रिएट हो गई। तो वो क्या क्रिएट कर सकता है, हाइपर इन्फ्लेशन क्रिएट कर सकता है, यानी चीजों की जो रेट है वो बहुत तेजी से ऊपर चले जाए। हाइपर इन्फ्लेशन बेसिकली क्या हो गया कि समझिए आपकी सैलरी बढ़ रही है 4% से 6% से, लेकिन महंगाई बढ़ रही है 12% से, तो आपकी बाइंग पावर क्या हो गई, कम। अब ध्यान से देखिए, अगर बाइंग पावर कम होगी तो क्या होगा, आप कम सामान खरीदेंगे, कम सामान खरीदेंगे तो क्या होगा, लोग कम प्रोड्यूस करेंगे, कम प्रोड्यूस करेंगे कंपनीज तो क्या होगा, कंट्री की जीडीपी। जीडीपी का मतलब ही क्या है, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। क्योंकि वो कम प्रोड्यूस करेंगे तो जीडीपी कम हो जाएगी, कम प्रोड्यूस करेंगे जीडीपी कम हो गई तो जॉब कम क्रिएट होगी। तो ये हाइपर इन्फ्लेशन जब होता है, ये इकोनॉमी को क्या कर देता है, डिरेल कर देता है। ये तो आप में से सभी लोगों को नियरली पता है कि महंगाई बहुत तेजी से बढ़ जाए तो इकोनॉमी क्या हो जाती है, डिरेल हो जाती है। अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं डिफ्लेशन से भी इकोनॉमी कैसे डिरेल हो जाती है। डिफ्लेशन, इनफैक्ट मेरे जैसे लोग तो बोलते हैं डिफ्लेशन सबसे ज्यादा खराब है। इन्फ्लेशन तो बहुत अच्छी चीज है, बहुत ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। इन्फ्लेशन अच्छी चीज है, क्यों, इन्फ्लेशन इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ग्रोथ। क्यों, अगर सबको पता है कि कल किसी चीज का प्राइस बढ़ने वाला है, समझिए ये कल चीज, इस पेन का प्राइस बढ़ने वाला है, तो सब लोग लोन लेंगे, ये पेन बनाएंगे। सबको लगता है घर का प्राइस बढ़ने वाला है, सब लोग लोन लेंगे, लैंड लेंगे, घर बनाएंगे ताकि वो फ्यूचर में बेच सके। तो जब सबको पता होता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो कंट्री में इन्वेस्टमेंट क्या हो जाता है, ठीक ठाक हो जाता है। हाँ, हाइपर इन्फ्लेशन हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जब तक मैंने घर बनाने के बारे में सोचा तब तक सीमेंट के प्राइस इतने बढ़ गए कि मेरी बनाने की कॉस्ट इतनी ज्यादा हो गई कि जब मैं बेचने जाऊंगा उस हायर प्राइस पे तो कोई बायर नहीं है। तो ये तो हमको क्लियर है कि हाइपर इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम होता है। लेकिन डिफ्लेशन कितना डेंजरस है वो मैं आपको एक मिनट में दिखाना चाहता हूं। समझिए मैंने 100 रुपए का बैंक से लोन लिया और ये सोच के लोन लिया कि भाई घर के प्राइस मेरे को लगता है बढ़ने वाले हैं तो क्यों ना मैं घर बनाऊं। तो मैंने 100 रुपए लोन लेके घर बनाया और मैं घर बना के मैंने घर कंप्लीट कर दिया। अब मैंने सोचा मैं घर को 130 रुपए में बेच दूंगा, क्योंकि मैं 130 में बेचूंगा तो पैसा मेरे पास 130 आएगा। 100 रुपए मैंने लोन लिया था वो चुकाऊंगा, 10 रुपीज मेरा इंटरेस्ट भी होगा वो चुकाऊंगा और मेरे पास 20 रुपीज बच जाएगा और कुछ खर्चे वर्चे उसमें से मान निकाल लीजिए। लेकिन समझिए मैंने 100 रुपए का लोन लिया, घर बनाना स्टार्ट किया, जब तक बेचने की बारी आई इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में बढ़ गया, बदल गया, यानी महंगाई कम हो गई और घर का प्राइस 70 रुपए हो गया। तो सोचिए क्या होगा, मैं अब घर 70 का बेच पाऊंगा, लेकिन लोन तो मैंने 100 रुपीज का लिया हुआ है। जब डिफ्लेशन आता है तो जितनी भी कंपनीज ने लोन लिया हुआ है सोच के कि फ्यूचर में वो हायर प्राइस पे बेचेंगे, वो अब बेच नहीं पाएंगे, क्योंकि सस्ते पे बेचेंगे तो लोन नहीं चुका पाएंगे। तो इसके वजह से ये एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का प्रॉब्लम हो जाता है। यानी बहुत लोगों ने लोन लिया, चीजों के रेट नीचे गिर गए, सोच के तो ये लिया था कि रेट बढ़ेंगे या वहीं रहेंगे, ये तो सोचा ही नहीं था कि घर किसी चीज के प्राइस गिर जाएंगे, और गिर गए तो मेरे पास उतना पैसा भी नहीं आया जितना मैंने बैंक से लोन लिया था। और मैं बैंक के लोन पे क्या कर दूंगा, डिफॉल्ट, यानी मैं बोलूंगा भाई मेरे पास पैसा है ही नहीं, और बैंक्स क्या हो जाएंगे, कोलैप्स। और अगर बैंक के पास बहुत सारे एनपीए हो गए तो बैंक आगे किसी को लोन नहीं दे पाएगा। अगर बैंक आगे नहीं लोन दे पाएगा तो इकोनॉमी कभी रिकवर नहीं कर पाएगी। इसलिए बैंक्स को बचाना बहुत जरूरी होता है। और अगर डिफ्लेशन हो गया तो बैंक जो है वो पूरी तरह क्या हो सकते हैं, फेल। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि अभी तक आपको यह बात समझ पड़ी है कि हाइपर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में ज्यादा डेंजरस क्या है, हमारा डिफ्लेशन। लेकिन अब सेंट्रल बैंक जो अमेरिका और जापान जैसे डेवलप कंट्रीज होती हैं वो इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्यों करते हैं, क्योंकि वो ग्रोथ टारगेटिंग भी कर सकते हैं। ग्रोथ टारगेटिंग मतलब वो ये बोल सकते हैं हमको मिनिमम 6% की ग्रोथ चाहिए, हमको मिनिमम 8% की ग्रोथ चाहिए। और ग्रोथ बढ़ाने के लिए वो इंटरेस्ट रेट्स क्या कर सकते हैं, नीचे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट नीचे हो गए तो लोग ज्यादा बोरो करेंगे तो चीजों की डिमांड ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा होगी तो ज्यादा प्रोडक्शन होगी, तो कंट्री की जीडीपी क्या होगी, फास्टर बढ़ेगी। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं आप ये समझ रहे हैं कि सेंट्रल बैंक चाहे तो इंटरेस्ट रेट नीचे करके ग्रोथ को कुछ टाइम के लिए क्या कर सकता है, बहुत तेजी से बढ़ा सकता है। लेकिन वो ग्रोथ टारगेटिंग नहीं करते, वो क्या करते हैं, इन्फ्लेशन टारगेटिंग करते हैं। तो डेवलप कंट्रीज ऐसा क्यों करती हैं, क्योंकि डेवलप कंट्रीज में अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम बहुत कम होता है, क्योंकि सबके पास नॉर्मल काम वाम है, मान लेते हैं रिलेटिवली अनएम्प्लॉयमेंट कम है तो सबके पास काम वाम करने के लिए है, सबकी जिंदगी ठीक ठाक चल रही है, तो इकोनॉमी को कोई रिस्क नहीं है। इकोनॉमी को रिस्क कहां से आता है, या तो हाइपर इन्फ्लेशन से, या फिर इकोनॉमी को रिस्क आता है किससे, डिफ्लेशन से। या तो हाइपर इन्फ्लेशन से, या रिस्क किससे आता है, डिफ्लेशन से। तो गवर्नमेंट को यह ध्यान रखना होता है ना हाइपर इन्फ्लेशन हो ना डिफ्लेशन हो, इसीलिए वो टारगेटिंग किसकी करते हैं, इसलिए वो इन्फ्लेशन की टारगेटिंग करते हैं। और जनरली कितनी करते हैं, 2%। बड़े बड़ी कंट्रीज जो है वो जनरली बोलते हैं 2%। अब आप में से कई लोग क्या बोल सकते हैं, 0% क्यों नहीं टारगेट करते। तो 0% इसलिए टारगेट नहीं करते कि हल्का सा भी इन्फ्लेशन 0 से -1 भी हुआ तो इकोनॉमीज क्या हो जाएंगी, डिफ्लेशन में कोलैप्स हो जाएंगी। इसलिए जनरली थोड़ा सा पॉजिटिव में चले जाते हैं, 2% करते हैं, थोड़ा नीचे भी आ जाए तो एटलीस्ट कंपनीज बर्बाद ना हो, बैंक्स बर्बाद ना हो, तो इसलिए 2% पे टारगेट करते हैं। अब बात करते हैं इंडिया जैसी कंट्री क्या करती है। तो इंडिया जैसी कंट्री जो है वो इन्फ्लेशन टारगेटिंग नहीं करती, वो करती है ग्रोथ टारगेटिंग। यानी कि वो बेसिकली ये बोलती है कि हमें इन्फ्लेशन की इतनी चिंता नहीं है, हमारी चिंता ये है कि मिनिमम ग्रोथ इतनी होनी चाहिए।
अब जनरली आरबीआई जो है वो ये इनडायरेक्टली कहती है कि इंडिया जैसी कंट्री में जहां वर्कफोर्स हर साल बहुत तेजी से बढ़ते रहती है, वहां उन्होंने ये देखा है कि अगर ग्रोथ जो है वो 8% से होते रहे, कंट्री की जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो अगर 8% से होते रहे तो इनफ जॉब लोगों के लिए क्रिएट होती है। तो इसलिए हम जैसे लोग क्या करते हैं, ग्रोथ टारगेटिंग, और ग्रोथ को जब टारगेट करते हैं या ग्रोथ चाहते हैं कि इतनी मिनिमम हो, उसके लिए हम इन्फ्लेशन की इतनी चिंता नहीं करते। यानी कि इन्फ्लेशन की चिंता नहीं करते मतलब जैसे अगर आपको पता हो इंडिया जो है वो ऐसा नहीं बोलता कि हमें इन्फ्लेशन सिर्फ 2 चाहिए, वो ऐसा भी नहीं बोलता इन्फ्लेशन 4% चाहिए, वो बोलता है हमारा इन्फ्लेशन का जो टारगेट है वो है 4% प्लस और माइनस 2%। तो आपने नोटिस किया कि हमने इन्फ्लेशन की बहुत ब्रॉड रेंज दे दी है। तो पहले तो ध्यान से समझिए, इंडिया इन्फ्लेशन पे कम फोकस करता है, ऐसा नहीं बोल रहा कि इन्फ्लेशन में फोकस नहीं करता, इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, डिफ्लेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं रहता इन्फ्लेशन टारगेटिंग में और ज्यादा ग्रोथ के ऊपर फोकस करता है। और डेवलप कंट्रीज जो होती हैं वो ग्रोथ पे कम फोकस करती हैं, इन्फ्लेशन पे स्पेसिफिकली ज्यादा फोकस करती हैं। तो पहले तो समझते हैं ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहां पे उनको लगता है कि एम्प्लॉयमेंट तो चल रही है तो ग्रोथ का इतना मुझे फोकस नहीं है, हाइपर इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन से इकोनॉमी डिरेल ना हो। और हमारी कंट्री में हमको लगता है कि वर्कफोर्स हर साल तेजी से बढ़ रही है, तो यूथ को वर्कफोर्स में या जॉब क्रिएट उनके लिए करने के लिए, वर्कर्स के लिए जॉब क्रिएट करने के लिए, लोगों के लिए जॉब क्रिएट करने के लिए हमको मिनिमम 8% की ग्रोथ चाहिए। अब 8% की ग्रोथ लाने के लिए आरबीआई कुछ भी स्टेप उठाती है, इनफैक्ट मैं बोल रहा हूं गवर्नमेंट भी कुछ भी स्टेप उठाती है, कई बार, कुछ भी मतलब ऐसा नहीं बोल रहा कि इकोनॉमिक के प्रिंसिपल्स ही छोड़ देते हैं, बट काफी हद तक बड़े स्टेप्स उठा लेती है। जैसे हमारा सेंट्रल बैंक क्या करता है, इंटरेस्ट रेट्स बहुत नीचे करेगा, लंबे समय तक इंटरेस्ट रेट ऊपर नहीं करेगा, इवन तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। जैसे आजकल का डेटा अगर आप देखें तो इन्फ्लेशन जो है वो 7-7% जा रहा है, हमारी रेंज से बाहर जा रहा है, तभी भी सेंट्रल बैंक बहुत तेजी से इंटरेस्ट रेट ऊपर नहीं कर रही है, इनफैक्ट ऊपर ही नहीं कर रही है, क्योंकि वो बोल रही है हमको मिनिमम 8% की ग्रोथ चाहिए, वरना अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हो जाएगी। इनफैक्ट मैं अगर बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में बोलूं तो सिविल राइट्स ही ना हो जाए कि जो रिच लोग हैं वो तो रिच हो गए, बाकी लोगों को जॉब ही नहीं मिल रही। तो जॉब क्रिएट करने के लिए वो इंटरेस्ट रेट्स काफी लंबे टाइम तक नीचे रख लेती है। दूसरा, हमारी गवर्नमेंट भी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप्स उठा लेती है एक जॉब क्रिएट करने के लिए। जैसे कि एक स्कीम जो पहले वाली गवर्नमेंट की थी उनकी बात करते हैं, एक आजकल की गवर्नमेंट की बात करते हैं। उनकी स्कीम थी पहले वाला गवर्नमेंट की नरेगा। अब नरेगा में अगर आप देखें तो क्या है, कई लोग उसको बहुत क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई खड्डे खोदो, खड्डे भरो और उसके पैसे ले लो। अगर मुझे जोक में बताना हो तो मैं तो कई बार बोलता हूं कि मैं लोगों से जब बात करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है गवर्नमेंट आती है और गवर्नमेंट लोगों को बोलती है ऐसा करो, खड्डे खोद दो घर के बाहर। तो लोग बोलते हैं हमारे घर के बाहर तो खड्डे पहले से ही हैं, तो वो बोलते हैं चलो कोई बात नहीं इसको भर दो। फिर जैसे ही भरते हैं तो बोलते हैं फिर से खोद दो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि नरेगा में बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंट गोल्स के साथ इसको कंबाइन किया जाए और उन्हीं चीजों पे खर्चा किया जाए, वैसी जॉब क्रिएट किए जाए जिससे सच में कोई प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, जिसका सच में कोई यूज है। लेकिन कई बार आप देखेंगे गवर्नमेंट ऐसे भी नरेगा में पैसे दे देती है, क्यों? वो बस ध्यान रखती है कि जो वर्कफोर्स है उसको कोई ना कोई काम मिलता है। अब नरेगा क्या इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से राइट डिसीजन है? बहुत कंट्रोवर्शियल चीज है, बट शायद पैसे का बेटर यूटिलाइजेशन हो सकता है रादर देन जस्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग मनी। लेकिन फिर भी कई बार हम क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं सबको पैसे बांटो, चाहे काम कुछ हो रहा हो या नहीं हो रहा हो या काम की चीज हो या नहीं हो, लेकिन उनको पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो कुछ कंज्यूम करेंगे, कंज्यूम करेंगे तो फैक्ट्रीज और कंपनीज कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करेंगी तो जीडीपी बढ़ेगी। तो हमने क्या किया, जीडीपी बढ़ाने के लिए मान लीजिए नरेगा के थ्रू सबके हाथ में हमने क्या दे दी, सैलरीज दे दी, इवन दो वो शायद हमारे काम का जो वर्क है वो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अब उससे इन्फ्लेशन बढ़ जाता है कई बार क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन हम जीडीपी की ज्यादा चिंता करते हैं और हम क्या कोशिश करते हैं ग्रोथ हो। सिमिलरली इस गवर्नमेंट की स्कीम अगर मुझे बोलनी है, एक और बहुत कंट्रोवर्शियल है, मैं ये नहीं बोल रहा ये खराब चीज है या अच्छी चीज है, बट कंट्रोवर्शियल है, बुलेट ट्रेन। अब चक्कर ये है कि हमको सोचना पड़ेगा कि क्या इंडिया को बुलेट ट्रेन चाहिए, क्योंकि अगर फास्ट जाना है तो हम तो फ्लाइट यूज कर सकते हैं। तो लोग बोलते हैं नहीं फ्लाइट तो सिर्फ बड़ी बड़ी सिटीज को जोड़ती है, बीच में सिटीज का क्या है? तो हम जैसे लोग कई बार मजाक में बोलते हैं जो गांव में लोग हैं उनको फास्ट जाके करना भी क्या है, क्योंकि नरेगा के काम कर रहे हैं वो, तो अगर वो नरेगा के काम कर रहे हैं तो उनको फास्ट ले जाके क्या जरूरत है? तो हमको क्या करना चाहिए कि अगर हम बुलेट ट्रेन लगाए तो उसकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू से एयरपोर्ट बनाना। तो आपने बड़ी बड़ी सिटीज में एयरपोर्ट बना दिए और फ्लाइट से जा रहे हैं तो वो शायद सस्ता पड़ जाएगा और वो फास्टर भी होगा या उतनी फास्ट स्पीड होगी। बट मैं ऐसा नहीं बोल रहा बुलेट ट्रेन खराब है, क्योंकि हो सकता है बुलेट ट्रेन अपने आप में शायद यूजफुल ना हो, लेकिन उससे जो टेक्नोलॉजी आएगी उसको यूज करके शायद हम और भी जगहों पे उसको इंप्लीमेंट करेंगे इंडस्ट्री में। लेकिन आपको क्या समझना है, बुलेट ट्रेन जो है वो हो सकता है इंडिया का मास्टर स्ट्रोक है। कैसे मास्टर स्ट्रोक हो सकता है? तो पहले तो ये समझिए जापान जैसी कंट्रीज का प्रॉब्लम क्या है, उनको चाहिए कि भाई उनकी कंपनीज ने बहुत सारा समझिए बुलेट ट्रेन में खर्चा किया, अब उन्होंने बुलेट ट्रेन की आर&डी खर्चा किया, वो बुलेट ट्रेन लगाना चाहते हैं, क्योंकि बुलेट ट्रेन लगाएंगे तभी तो उन कंपनीज को पैसा मिलेगा। अगर उनको जापान जैसी गवर्नमेंट जो है वो उनको ऑर्डर ना लाके दे तो कंपनीज आर&डी नहीं करेंगी बुलेट ट्रेन जैसी चीज बनाने के लिए। तो अभी जापान ने क्या किया, उन्होंने बोला ऐसा करो यार कोई जगह ढूंढो जहां बुलेट ट्रेन बना सकते हैं। हमारे इधर तो बन गई, जगह भी छोटी है तो कहां बनाए, तो वो इंडिया आ गए। तो उन्होंने इंडिया को बोला ऐसा करो तुम बुलेट ट्रेन लगा लो। हो सकता है इंडिया ने बोला उनको बुलेट ट्रेन चाहिए नहीं, हमारी जो स्पीड है वो काफी है और जिनको फास्ट जाना है वो फ्लाइट से चले जाएंगे। तो जापान जैसे लोग कई बार क्या कर देते हैं, वो बोलते हैं चिंता मत करो तुमको पैसे की प्रॉब्लम है ना, पैसा हम दे देंगे। तो इंडिया ने क्या सोचा होगा, अच्छा पैसा जापान से मिल रहा है तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। फिर जापान ने बोलो, इंडिया ने बोला क्या बात कर रहे हो, तुमसे पैसा ले लेंगे और फिर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो जापान ने बोला चलो इंटरेस्ट भी ना के बराबर। अब ध्यान से देखिए, जापान हमारे कंट्री में इन्वेस्ट कर रहा है और सोच रहा है बुलेट ट्रेन लगा देते हैं, और वो क्यों कर रहा है, ताकि जापानीज कंपनीज को कुछ ऑर्डर मिल जाए। लेकिन इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया ये बोल रहा है चाहे बुलेट ट्रेन कंट्रोवर्शियल है, काम की चीज है या नहीं है, लेकिन जापान आएगा यहाँ पे कुछ काम करेगा, बुलेट ट्रेन के लिए खड्डा खोदेगा, तो ये मॉडर्न नरेगा स्कीम है, कोई ना कोई लोगों को जॉब मिल जाएगी और हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज जो है उनके पास ऑर्डर नहीं है। तो कई बार हम ऐसे स्टेप ले लेते हैं जो हमें पता नहीं होता कि इकोनॉमिकली हमको फायदा देंगे या नहीं देंगे, लेकिन फिर भी हम उनमें पैसा डाल देते हैं ये सोच के कि एटलीस्ट जीडीपी बढ़ते रहेगी और वर्कफोर्स को कोई ना कोई काम मिलता रहेगा।
तो इन शॉर्ट अगर हम समझे तो इंडिया जैसी गवर्नमेंट या इंडिया जैसा सेंट्रल बैंक या इंडिया जैसी कंट्री ये कोशिश करेगी कि हमारी जीडीपी हर साल 8% से बढ़ते रहनी चाहिए। अब जीडीपी 8% से बढ़ने का मतलब क्या होता है? जीडीपी मतलब फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। अब हर साल जीडीपी बढ़ती कैसे है? कुछ इसलिए बढ़ती है क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ जाती है। भाई पिछले साल जितने कंट्री में से पेन बने, जितने घर बने, जितनी फोन बने, वो इस साल ज्यादा बने, तो अगर ज्यादा बने तो हमारी प्रोडक्शन बढ़ गई। और दूसरा इसलिए भी होता है क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। यानी ये पेन पहले 10 रुपए का था तो पिछले साल हम बोल रहे थे हमने 100 पेन बनाए, 100 into 10 ये जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन था। इस साल हमने सिर्फ 200 पेन बनाए, लेकिन एक पेन की वैल्यू है 20 रुपीज, तो जीडीपी इस बार हो जाएगी 200 into 20। लेकिन आपको समझना क्या है, जीडीपी तो सिर्फ बड़ी है प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से, डबल होकर जो प्रोडक्शन हुई है, लेकिन जो इन्फ्लेशन हुआ है वो एक्चुअली जीडीपी की ग्रोथ नहीं है, लेकिन लगता है जीडीपी बढ़ रही है। इसलिए सेंट्रल बैंक या जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, जब जीडीपी का डेटा पब्लिश करती है तो बोलती है रियल जीडीपी की ग्रोथ इंडिया में 8% पर एनम। ये रियल है। रियल का मतलब 8% से तो जीडीपी बढ़ी है प्रोडक्शन की वजह से, और से 6% बढ़ी है इन्फ्लेशन से, क्योंकि सेंट्रल बैंक का क्या टारगेटिंग है 4% प्लस और माइनस 2, तो 6% से महंगाई बढ़ गई, 8% प्रोडक्शन बढ़ गई, दोनों मिला के बोला जाता है ये नॉमिनल ग्रोथ ऑफ जीडीपी है, नॉमिनल ग्रोथ ऑफ जीडीपी। लेकिन हम ऐसा कभी नहीं बोलते कि इंडिया की जीडीपी 14% से बढ़ी है। एक्चुअल डेटा में देखें तो 14% से बढ़ी है, लेकिन हम बोलते हैं 14% से तो जीडीपी बढ़ी है, उसमें से 6% क्या है, इन्फ्लेशन। तो रियल ग्रोथ कितनी है, 8%। अब सेंट्रल बैंक ये बहुत ध्यान रखेगी कि इंडिया की जीडीपी 8% से बढ़े, चाहे उसके लिए अमेरिका करें, चाहे उसके लिए बुलेट ट्रेन करें, चाहे उसके लिए हम इंटरेस्ट रेट नीचे करें। और अगर इंडिया की रियल टर्म्स में जीडीपी 8% से बढ़ती है, 6% से ऑन एन एवरेज इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो इंडिया की जीडीपी 14% से बढ़ती है। अब अगर इंडिया की जीडीपी 14% से बढ़ती है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब इंडिया में जितनी भी कंपनीज हैं उनकी प्रोडक्शन या उनकी सेल्स, क्योंकि प्रोडक्शन होगी तो मान लेते हैं सेल होगी, उन कंपनीज की प्रोडक्शन 14% से बढ़ेगी और उन कंपनीज की सेल 14% से बढ़ेगी। मतलब इस साल, अगले साल वो पिछले साल के हिसाब से 14% ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे और 14% ज्यादा क्या करेंगे, सेल करेंगे। और अगर वो 14% ज्यादा सेल करेंगे तो उनका प्रॉफिट वो भी कितने परसेंट से बढ़ जाएगा, 14% से बढ़ जाएगा। अगर उनकी सेल 14% से नहीं बढ़ रही होगी, अगर उनका प्रॉफिट 14% से नहीं बढ़ रहा होगा, तो हमारा सेंट्रल बैंक क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट नीचे कर देंगे। गवर्नमेंट क्या करेगी, लोगों के हाथ में पैसा दे देगी ताकि वो कंज्यूम करें, तो कंपनी ज्यादा प्रोडक्शन करें ताकि जीडीपी बढ़े। अब अगर इंडिया की जीडीपी 14% से बढ़ती है, यानी कंपनी की सेल 14% से बढ़ती है, और लंबे समय में अगर सेल 14% से बढ़ती है तो प्रॉफिट भी 14% से बढ़ जाएगा। और प्रॉफिट 14% बढ़ने का मतलब क्या है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स एक तरीके से, यानी पूरे इंडिया की जो कंपनीज हैं उनकी सेल भी और उनका प्रॉफिट भी 14% से बढ़ता जाएगा। तो जब हम ये बोल रहे थे प्राइस इज इक्वल टू अर्निंग इनटू पी रेशियो, जब हम ये लिख रहे थे दैट प्राइस इज इक्वल टू अर्निंग इनटू पी रेशियो, पी रेशियो को गेस करना तो बहुत ही डिफिकल्ट है, अर्निंग को गेस करना भी डिफिकल्ट है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं लंबे समय में, क्योंकि जीडीपी 14% से बढ़ेगी, 8% प्लस 6 के, उसकी वजह से कंपनियों की अर्निंग भी 14% से बढ़ जाएगी। मतलब इंडिया में जितनी भी कंपनीज हैं सबका प्रॉफिट लंबे समय में 14% से बढ़ जाएगा। ऐसा हो सकता है कुछ साल सेल बढ़े, प्रॉफिट कम बढ़े, कुछ साल सेल कम बढ़े बट प्रॉफिट ज्यादा बढ़े, बट लंबे समय में अगर सेल 14% से बढ़ रही है तो प्रॉफिट भी 14% से बढ़ी जाएगा, वरना कंपनीज एक्सपेंशन ही नहीं करेंगी, क्योंकि सेल तो तभी बढ़ाएंगी, काम तो तभी बढ़ाएंगी जब प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। अब अगर पूरे के पूरे इंडिया की कंपनीज का प्रॉफिट 14% से बढ़ेगा, तो मेरे को बताइए टॉप 50 कंपनीज का क्या होगा? क्या टॉप 50 कंपनीज का प्रॉफिट इस 14% अर्निंग ग्रोथ रेट से ज्यादा होगा या थोड़ा कम? तो अभी तक ऐसा देखा गया है, क्योंकि टॉप 50 कंपनीज जो है वो क्या है, ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस, और बाकी तो अनऑर्गेनाइज्ड है। तो हर साल अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस से कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइज्ड में आ जाता है, यानी कि जीडीपी तो 14% से ही बढ़ रही है, लेकिन हो सकता है जो टॉप 50 कंपनीज हैं वो 16% से बढ़ रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि जीडीपी 16% से बढ़ रही है, जीडीपी तो 14 से ही बढ़ रही है, लेकिन वो कुछ बिजनेस अनऑर्गेनाइज्ड का क्या करते जा रहे हैं, अपने पास लेते जा रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि हो सकता है कि जो टॉप 50 कंपनीज है निफ्टी जैसी, उनका प्रॉफिट शायद 1% ज्यादा बढ़ जाए। आज से कुछ साल पहले, 30 साल 40 साल पहले हो सकता है, अगर आप हिस्टोरिकल डेटा देखें तो आपको दिखेगा कि जो टॉप 50 कंपनीज का प्रॉफिट है वो जीडीपी से काफी ज्यादा है, 3-4-5% ज्यादा है, क्योंकि पहले ब्लैक इकोनॉमी बहुत थी, अनऑर्गेनाइज इकोनॉमी बहुत थी, तो धीरे धीरे हर कंट्री में टाइम के साथ कम होते जाती है। अब आप में से कई लोग मानेंगे नहीं, इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाई जा सकती है कि क्या ब्लैक में काम कम हो रहा है या बढ़ रहा है, ये एक अलग चीज है, बट धीरे धीरे ऑर्गेनाइज सेक्टर बड़ा होते जाता है, अनऑर्गेनाइज को खाते जाता है, उसके वजह से उसकी ग्रोथ कई बार जीडीपी ग्रोथ रेट से ज्यादा होगी। और हम तो किसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में। इसीलिए हम कई बार मान लेते हैं कि जैसे जैसे जीडीपी 14% से बढ़ेगी, तो हमने जो टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट किया है उनके प्रॉफिट, उनकी अर्निंग लंबे समय में 15% से बढ़ती रहेगी। उसके लिए सेंट्रल बैंक को कुछ भी करना पड़े, उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ भी करना पड़े, वो पूरी कोशिश करेंगे कि जीडीपी 14% से बढ़े और अर्निंग्स 15% से बढ़े। और अगर ऐसा होता है तो पी रेशियो अगर आपने 20 पे खरीद के 20 पे भी बेच दिया, तो आपको ये अर्निंग ग्रोथ जो 15% का है वो तो मिल ही जाएगा। बट सोचिए अगर आपने 20 की पी रेशियो पे खरीद के 30 पे बेच दिया, तो आपको दो चीजें मिलेंगी लंबे समय में, एक तो अर्निंग 15% से बढ़ रही है और साथ में सेंटीमेंट की वजह से भी कुछ फायदा हो जाएगा। इसीलिए हम मानते हैं लंबे समय में क्यों सेंसेक्स और निफ्टी आपको 15% का रिटर्न दे देंगे अगर आप सेम पी रेशियो पे खरीद के सेम पी रेशियो पे सेल करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये बात करेंगे
कि जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने अभी तक ली, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम ये कैसे फोरकास्ट कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि सेंसेक्स आज से 4 साल बाद, 5 साल बाद 2026 में, 27 में किस वैल्यू पे होगा। यानी अगर आज सेंसेक्स 2022 में जब मैं बात कर रहा हूं तो अराउंड 57,000 का है, तो 2026-27 में इसकी वैल्यू कितनी होगी, क्या ये 1 लाख हो जाएगी? ये अभी हम फोरकास्ट करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो याद रखिए, फोरकास्ट कभी भी 5 इयर्स में क्या होने वाला है वो फोरकास्ट करना डिफिकल्ट होता है। ज्यादा आसान क्या होता है, 20 इयर्स में क्या होने वाला है ये फोरकास्ट करना इजी है, क्योंकि पी रेशियो का इंपैक्ट लॉन्ग रन में क्या हो जाता है, कम, और अर्निंग को प्रेडिक्ट करना 20 इयर्स में रिलेटिवली इजी होता है एज कंपेयर टू सेंटीमेंट को प्रेडिक्ट करना 1 साल बाद, 2 साल बाद क्या होगा। तो सेंटीमेंट अगर बदल भी जाता है 20 इयर्स में तो उसका इंपैक्ट कम होगा, अर्निंग का इंपैक्ट ज्यादा होगा, और अर्निंग के एनालिसिस करके हम ये गेस करेंगे कि सेंसेक्स जो है वो 2026-27 में कहां पर होगा।